नमस्कार दोस्तों, मैं आपके स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहनी। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको गुरदयाल सिंह द्वारा लिखित कहानी नगीने वाली अंगूठी सुना रही हूँ। यह कहानी मूलतः पंजाबी में लिखी गई है। इसका हिंदी अनुवाद योगेश्वर कौर ने किया हुआ है। इस कहानी में प्रेम के दुखद अंत को बयां किया गया है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। उस रात की तरह आज भी मोहन को नींद नहीं आ रही थी। सिर घुमाकर देखा, पड़ोसी मकानों की छतों पर चारपाइयाँ बिछी हुई थी, लेकिन किसी चारपाई के नीचे किसी के भी लंबे बाल बिखरे दिखाई नहीं देते थे और न ही किसी का माथा खिली कपास की तरह चमक रहा था। तभी मोहन को कटे खाए बेर जैसा पीले रंग का चांद जोहड़ के पीछे पीपल के खड़खड़ाते पत्तों के पीछे उभरता दिखाई दिया। साथ ही छत की मुंडेर से शमशान घाट की समाधि के किनारे चमकते से दिखाई देने लगे। पीपल के पार सूने खेतों में गीदड़ हुंकार रहे थे, जिनकी अपशकुनी आवाज़ें भयंकर खामोशी को चीरती आकाश में बिखर रही थी। रात बहुत उदास थी। 3 साल पहले भी मोहन को इसी तरह रात में नींद नहीं आई थी। ऐसी ही रात थी। पीला चांद, पीपल के खड़खड़ाते पत्ते, सूने खेतों में बोलते गीदड़। लेकिन वह रात आज की रात से कहीं भिन्न थी। उस रात साथ वाली छत पर सो रही भानों के काले केश तकिए से नीचे हवा में लहलहा रहे थे। उसका माथा भी कपास के फूल सा चमक रहा था और वे 2 आँखें देर रात तक मोहन से खामोश रहस्यमयी बातें करती रही थी। हवा का झोंका आया। दाईं तरफ की छत की खाट पर बिछी सफ़ेद चादर का पल्ला उड़कर किसी के मुंह पर आ गिरा। मोहन ने देखा, भानों का बड़ा भाई सो रहा था। चादर जोर से मुंह पर आ गिरने से भी वह न हिला न ही जागा। मोहन को तभी ठंड सी महसूस हुई और उसने केस ओढ़ लिया। चांदनी मध्यम पड़ने लगी थी। तारों की टिमटिमाहट बुझती हुई चिंगारियों सी महसूस हुई। धीरे धीरे आकाश पर गहरी कालिख बढ़ती गई और उस कालिख में पीला चांद डूबने लगा, जैसे बरसात में जोहड़ के छोर पर छोड़ी गई उसकी कागज़ की नाव कुछ दूरी पर जाकर डूब जाया करती थी। उस दिन शाम को वह घर लौटा तो उसकी भाभी ड्योढ़ी में चरखा काट रही थी। आंख बचाकर वह चुपके से अंदर खिसक गया। भूसे वाली कोठड़ी में छुपाकर रखी गेहूं की तीली में से एक निकालकर वह हारे में रखी हांडी के पास चला गया। हांडी का ढक्कन एक तरफ करके उसने तीले का एक सिरा दूध में डुबोया और दूसरा सिरा मुंह में लेकर दूध पीने लगा। मलाई की मोटी परत उसने कहीं से भी हिलने नहीं दी। भर पेट दूध पीकर उसने हांडी को ढका और तीली वही भूसे की कोठरी में छिपा दिया। कोठरी से निकलते समय उसने अपनी नई फूट रही मूँछों पर हाथ फेरा, फिर खंकारा। अब उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। ऐसे चोरी से किसी की कमाई का दूध पीकर तुम पहलवान नहीं बनोगे? भाभी की आवाज़ सुनकर दीवार थामे वह वहीं रुक गया। लेकिन भाभी आज नहीं रुकी और उसे चुनौती देते रही। लाज शर्म हो तो अपनी कमाई का दूध पीकर देखो। तुम 5 हाथ लंबे जवान हो, चलते हो तो धरती कांपती है। ऐसे हराम का खाते पीते शर्म नहीं आती? भाभी की जली कटी तो वह रोज़ सुनता था, लेकिन अपनी कमाई और हराम का खाना पीना जैसे कटु और असहाय शब्द उसने आज ही सुने थे। एक पल के लिए मोहन की आंखें ज़मीन पर गड़ी रहीं, परंतु अधिक देर तक वह वहाँ रुक नहीं पाया। ऐसे लगा
जैसे किसी ने छाती में भाला चुभो दिया हो। भाभी के कुछ और कहने से पहले वह जल्दी से बाहर निकल गया। रात गए जब मोहन घर लौटा और चुपके से ड्योढ़ी की दीवार के साथ लगी लकड़ी की सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा। आंगन में बिछी खाटों पर उसके भाई भाभी तथा भतीजे भतीजियाँ लेटे हुए थे। भीतर आते समय उसने भाभी की धीमी आवाज़ भी सुन ली थी। ऐसे लगता था जैसे सभी गहरी नींद में सो रहे हों और वह ऊपर जाकर खाली चारपाई पर लेट गया। यह झगड़ा तो जल्दी निपटाना पड़ेगा। लेटते ही उसने भाभी की आवाज़ सुनी। ऐसे शहजादों की आंखें तभी खुलती हैं जब कोई उन्हें सांझी भी नहीं रखता और दर दर की खाक छाननी पड़ती है। हांडी में से चोरी का दूध पीना तब याद आता है। दिन रात काले बैल की तरह कमाए हम और खाए यह। सोढ़ी साहब जो 500 बीघे का मालिक है ना। मोहन के भाई ने आज पहले की तरह उसे कुछ कहने से नहीं रोका। अपना स्वाभाविक वाक्य भी नहीं दोहराया। अरे बचपन से पाला पोसा है, इसे ब्याह कर अपना भार उतार दें, फिर सब हो जाएगा। मोहन के पाँवों के तलवे जलने लगे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। लेकिन जब उसने सिर घुमाकर दाईं तरफ कोठे की छत पर देखा तो भानों का चमकता माथा और तकिए के नीचे लहलहाते बालों की लटें देखकर वह एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। न जाने क्यों भानों सोते समय अपने बाल हर रोज़ यूं ही बिखेर लेती थी। दाईं आँख के ऊपर पड़े चौथ के चाँद जैसे निशान में चमक पड़ने लगी। उसने माथे पर हाथ फेरा और एक लंबी सांस लेकर मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। लेकिन कसक बढ़ने लगी थी। वह रात भर सो नहीं पाया। सुबह मुर्गे ने बाग दी। उसकी पड़ोसन संती चक्की पीसने लगी तो वह उठकर बैठ गया। शरीर में थकान थी, तभी अधिक देर नहीं बैठ पाया और फिर लेट गया। उसका माथा चकरा रहा था। जब दिन निकला, आसपास के घरों के बच्चे शोर मचाने लगे तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। आंखें मलकर इधर उधर देखा। लोग अपने कामों पर जा रहे थे और भाभी भी। चुपके से वह नीचे उतरा। आंगन में झाड़ू देती भाभी ने उसे चाय के लिए नहीं पुकारा। वह स्वयं भी रसोई में नहीं गया। बाहर गली की ओर चल दिया। गांव से बाहर आकर देखा तो उपलों की टोकरी उठाए भानों जा रही थी। आसपास कोई नहीं था। वह रुक गया। उसके पास आकर भानों मुस्कुरा दी, लेकिन मोहन ने उसकी ओर नहीं देखा। सिर झुकाए धीमी आवाज़ में कहा, मैं जा रहा हूँ नौकर। भानों ने मुस्कुराकर मजाक किया। आवाज़ मानो मोहन का गला फाड़कर बाहर निकल पाई थी। अच्छा, भानों ने कहा, तो छुट्टी पर आते हुए मेरे लिए नगीने वाली अंगूठी लेते आना। यो मुस्कुरा कर वह निकल गई। मोहन मुड़कर उसकी ओर देख भी नहीं पाया। उसके माथे के निशान में फिर पीड़ा सी होने लगी थी। इसके बाद वह 3 साल तक घर नहीं आया। प्रत्येक वर्ष उसे आषाढ़ की एकादशी की रात को नींद न आती। एक पल भी सोचे बिना वह सारी रात आँखों में बिता देता। उसी तरह उनींदी आँखों से अगले दिन वह साहिब को छुट्टी की अर्जी देते गिड़गिड़ाता, सर बस 1 सप्ताह। आप कहेंगे तो 4 दिन में ही आ जाऊंगा। लेकिन जब छुट्टी मिल जाती और वह सामान बांधने लगता तो उसे भाभी की जली कटी सुनाई देती। तभी बंधा बंधाया सब खुल जाता। 2 साल बीते। इस तीसरे साल वह नहीं रुक सका। जब वह बिन बुलाए मेहमान की तरह अपना बिस्तर कांधे पर उठाए गांव पहुंचा तो उसे बीसियों गहीरों के बीच उपलों का वह गहीरा दिखाई नहीं दिया जिसे अपने दोस्त की तरह वह पहचान सकता था। भाभी के हाथों का पुता हुआ गहीरा। फिर
जब वह घर के पास पहुंचा तो पड़ोसियों के दरवाजे के दोनों ओर सरसों का तेल बिखरा देख उसका दिल धड़कने लगा। भाभी ने उसे सिर आंखों पर उठा लिया। गांव का वही पुराना प्रेम जाग उठा। यार दोस्त उसे मिलने आए तो भी उसे अपने चारों ओर एक उजाड़ सा दिखाई देने लगा। 1 महीने की छुट्टी के 7 दिन बिताकर लौटने को तैयार हो गया। सब हैरान थे पर वह रुक नहीं पाया। आज भी एकादशी की रात थी। फ़र्क केवल इतना था कि एकादशी शाम पक्ष की थी। वह सारी रात आंखों में बिताकर मुर्गे के बाग देते ही उठकर बैठ गया। सुबह की गाड़ी से उसे जाना था। स्टेशन गांव से 5 मील दूर था। नीचे आया तो भाई उसके लिए किसी का ऊँट लेने चला गया था। भाभी उसके लिए मीठी रोटियां पका रही थी। वह धीरे से अंदर चला गया और अपनी वर्दी पहनकर जब अपना सामान इकट्ठा कर रहा था तो उसकी भाभी मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोली, भाभी की यह निशानी भी संभाल कर रख ले। मोहन ने भाभी की ओर देखा। क्रोशिये से बुना सितारों वाला रंग बिरंगा एक रुमाल उसके हाथ में था। रुमाल से नज़र हटाकर भाभी की ओर देखा तो उसकी आंखें लालटेन की मध्यम रोशनी में भी नगीनों सी चमकती दिखाई दी। मोहन के मन में उथल पुथल हो रही थी। देर तक वह भाभी की आंखों में नहीं देख सका। चुपके से रुमाल पकड़ ट्रंक में रखा और उसी में से एक हरे रंग का पतंगी कागज़ निकालकर भाभी को थमा दिया। यह क्या? भाभी ने पूछा। मोहन बोला नहीं। यह मेरे लिए लाया था क्या? भाभी ने कागज़ से अंगूठी निकालकर हैरानी से पूछा। अरे यह तो नगीने वाली है। हाँ, अपने जीवन में यह पिछले 3 वर्ष में वह पहली बार बोला था। फिर वह ट्रक के कपड़े संभालने लगा जिन पर गिरते आंसू उसकी भाभी नहीं देख सकी। जुग जुग जीवे मेरा ऐसा देवर। मुस्कुराते हुए भाभी ने अंगूठी बाएं हाथ की छोटी उंगली में पहन ली। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।